अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, सियासी हलचल भी अपनी जगह चल रही है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की स्टेटमेंट भी एक सामने आई कि मुलाकातें हुई और ये सारी सूरत हाल है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के जो खदशात हैं वो भी अब दोबारा सामने आ रहे हैं कि केपी और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी कोई साजगार नहीं है, वो इंतखाबात की मुहिम कैसे चलाएँ। और शायद उन्होंने थोड़ा सा इस तरफ भी हवाला दे दिया कि इंतखाबात जो है वो अब इन हालात में उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि इलेक्शन हो सकें। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन। और पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे राजा रियाज साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आखिरी दो सेगमेंट्स में हम सियासी लोगों से और भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा रियाज साहब, अभी एक चीज़ यकीनन, एक तो पहले ये कि हमारे ज़राए का ये कहना है कि आपका टिकट नेशनल असेंबली का कंफर्म हो गया है, क्या मुबारकबाद दे दें आपको? जी, बोर्ड ने फैसला भी करना है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरे हक में होगा, लेकिन जब तक अनाउंस ना हो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलें सही राजा साहब, ये कल से एक बहुत थरतली मची हुई है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का एक इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि जनाब कि मेरी जो मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ, उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को स्पेस मिली और अब शायद उनके कुछ गिले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में, आप उस वक्त हुकूमत में थे, आप भी बहुत गहरी नज़र रखते थे चीज़ों पर और किस तरह मुलाकातें हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं। और तो आपने भी, मुझे याद पड़ता है, आपने एक दफ़ा सवाल भी शायद उठाया था कि जी कौन कौन कहाँ जाकर मिल रहा है, ये आपको भी मालूम है। तो राजा रियाज साहब, अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को किस तरह राज़ी करेंगे? जी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और जो भी मुस्लिम लीग नून का आदमी किसी जगह जाके बात करता है तो उसकी वजह जो होती है वो मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे होती है। तो स्पेस बनाने वाली बात तो मैं नहीं समझता। मियां नवाज शरीफ के लिए हम कारकुन कोई स्पेस नहीं बना सकते। मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर हैं। हाँ, कोई उनके बिहाफ पे बात जाके जरूर कर सकता है, लेकिन ये कहना कि मैंने स्पेस बनाई है, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। राय साहब, 4 घंटे की मुलाकात हुई और उन्होंने बाकायदा तौर पर केस प्लीड किया मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहिबा का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उनको मीडिया में भी स्पेस मिलना शुरू हुई और जो सारी चीज़ें हुई उसके बाद मामलात जो हैं वो आगे बढ़े। और उनका तो क्लेम ये है कि पीडीएम भी उनकी मुलाकात के नतीजे में बनी। इसका मतलब है कि उन्होंने बाकी जमातों को भी इकट्ठा किया होगा। देखिए जी, मेरे ये इल्म में चीज़ें नहीं हैं। ये वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, या मुस्लिम लीग नून की क़यादत या पीडीएम की क़यादत इस बारे में सही बता सकती है। ये सवाल मेरा ख्याल है आप उनसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलें, बिल्कुल सही, बिल्कुल वाज़े तौर पर उनका ही हक बनता है। लेकिन उन्होंने गिले करना शुरू कर दिए कि जी अब मुझे ना बड़ी मीटिंग्स में बुलाया जाता है, और आप अब क्योंकि आप लोग वो हैं जो बेसिकली हुकूमत के बाद इनके साथ शामिल हुए हैं, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, बाद में शामिल हुए हैं, और बहुत सारे लोग आए हैं जो शामिल हुए हैं, जिसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब शायद समझ रहे हैं कि उनकी स्पेस कम हो गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि राजा रियाज साहब उन जरा आगे आ गए ने, तो मोहम्मद ज़ुबैर पीछे चला गया। मतलब इन अ वे राजा रियाज साहब की जगह और भी कोई हो सकता है। नहीं, पार्टियों में किसी के आने से, किसी के जाने से किसी शख्सियत की स्पेस कम नहीं होती। अपना आपको आप किस तरह डील करते हैं, किस तरह पार्टी को डील करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। हम आए, और भी बहुत से लोग हैं जो, एक सिर्फ ज़ुबैर साहब काबिल एहतराम है, एक वो तो नहीं अकेले मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे, बहुत से लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग हैं। तो किसी एक को क्यों फर्क पड़ा, बाकियों को क्यों नहीं फर्क पड़ा? ये हर किसी के जाती अपना पार्टी के साथ जो डीलिंग है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अपनी जाती डीलिंग, अपने मामलात सारे जाती ठीक हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आपकी जगह कोई स्पेस ले नहीं सकता। राय साहब, उनका ख्याल था कि उन्होंने बहुत मेहनत की उनके लिए, एक बाकायदा ग्राउंड बनाया, और जिसकी वजह से फिर शायद मियां नवाज शरीफ साहब
मतलब लंदन भी थे और फिर मरियम के लिए स्पेस ली, और अब वो समझ रहे हैं क्योंकि आप भी इजलासों में, तो अब बहुत सारे इजलासों में आप तो बाकायदा एक एक्टिव मेंबर के तौर पर जा रहे हैं, तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गैर मौजूदगी पे कभी कोई सवाल हुआ, कुछ पूछा? क्योंकि वो जो तर्जुमान रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के, मियां नवाज शरीफ साहब के। जी, मैं जितनी मीटिंगों में गया हूँ उन मीटिंगों में ऐसा कोई जिक्र मैंने सुना नहीं, क्योंकि ये बड़ी मीटिंगों में इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं होती। ये जो छोटी मीटिंगें होती हैं उनमें इस तरह की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि जो उनके आपस के अंदर क्लोज मीटिंग होगी उसमें शायद डिस्कस हुआ हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। सही। अच्छा राजा साहब, अब मामला ये है कि आप एक ज़माने में कहते थे कि जी हम अपने हलकों में नहीं जा पा रहे हैं, पीटीआई में जब आप शामिल थे, और लोग हमें बहुत बुरा भला कहते हैं। अब तो एक बहुत बड़ी तादाद ने टिकट्स के लिए अप्लाई किया और एक इतना बड़ा नंबर सामने आया, तो अभी आप क्या समझते हैं कि पीटीआई और पीएमएलएन में आप जब आए हैं तो इससे अब आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि आप जब अब शहर में निकल रहे हैं, आप अपने हल्के में, आज मुझे मालूम है आप अभी भी बहुत मसरूफ़ हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क क्या महसूस कर रहे हैं? उस वक्त आप कहते थे कि अब हम हल्के में नहीं निकल पा रहे हैं। जब मैंने ये तकरीर की थी उस वक्त इमरान खान का ग्राफ 0 पे आ चुका था और बहुत बुरे हालात थे। अगर ये हुकूमत रहती तो मुल्क ने डिफॉल्ट कर जाना था, लेकिन इमरान खान जब उतर गए और उन्होंने वो ऐसी ड्रामा किया साइफर वाला, उस पे वो पूरी कौम को चक्कर दे गए, और उस पे उन्होंने एक झूठा टोपी ड्रामा करके खास तौर पे हमारे जो जवान हैं उनको वर्गला लिया है, और वर्गला के फिर पीटीआई जो है वो झूठे बयानिए पे, वो बोगस बयानिए पे, वो फ्रॉड पे फिर पीटीआई थोड़ी मजबूत हो गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं जो सोशल मीडिया में देखने में आती है, जमीन पे कायक कुछ और है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप करेगी और इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ होंगे। तो राजा रियाज साहब, अब क्या फर्क क्या महसूस होता है? आप मतलब फैसलाबाद शहर जो तुम निकलते हो अपने हल्के से, फर्क मतलब उस इसलिए अज का फर्क ही महसूस करते हो? ਉਹਦੀ वजह है कि ਜਦੋਂ इमरान खान दी हुकूमत खत्म की थी उदों 13% महंगाई सी, हुण 35 तो 40% के दरमियान है। तो मतलब मैं उस लिहाज ना पूछ रहे हैं कि जे यकीनन ग्राफ 0 ते सी, लेकिन हुन फर्क ही महसूस होता है क्योंकि हुन लोग परेशान ज्यादा ने। हाँ, महंगाई इशू है और महंगाई की वजह से लोग नाराज भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब हमारी हिम्मत है हर कैंडिडेट की कि वो किस हद तक जाके लोगों तक पहुंच सकता है, किस हद तक उनको राजी कर सकता है, किस हद तक वो हर अपने वोटर, खास तौर पे ख्वातीन जो हैं वो ज्यादा नाराज हैं, तो ख्वातीन तक अप्रोच करना मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर मेहनत होगी, जो कैंडिडेट अच्छी मेहनत करेगा, इलेक्शन अच्छा लड़ेगा, मुस्लिम लीग नून का वोट जबरदस्त चार्ज है, अगर वो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर से पूरी तरह काम ले लेगा तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हर कैंडिडेट जीत सकेगा। सही। राजा साहब, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे तकरीबन 16 महीने, और उस दौरान की कारकर्दगी के हवाले से भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क था जो थे चीफ मिनिस्टर पंजाब इनके उस्मान बुज़दार साहब, कि उनकी भी कारकर्दगी सिफर थी, और उन्होंने कह दिया कि इसहाक डार साहब ने क्या किया, जो उन्होंने बाकायदा ये स्टैटिस्टिक्स दिए कि जी 13% महंगाई से 35% तक ले गए, तो हम इनको क्रेडिट क्यों दें? मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बाकायदा पूछ लिया, उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब अगर फेल हो गए तो इसहाक डार साहब ने क्या कारनामा दिखाया, ये उन्होंने पूछा। तो आप क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, आप भी बड़ी गहरी नज़र से देख रहे थे हुकूमत की कारकर्दगी को, आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? देखें जी, 100% मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। श्रीलंका 2 करोड़ की आबादी का मुल्क है, वो डिफॉल्ट हुआ है तो वहां तबाही हो रही है। हम 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क अगर डिफॉल्ट करता तो मुल्क के अंदर खाना जंगी होनी थी, अदारे इमरान खान की हुकूमत में तबाह हो चुके थे,
IMF से किस्त मिल नहीं रही थी, बेशुमार प्रॉब्लम थी। और मैं तो ये क्रेडिट देता हूँ साख डार साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। लोग डिफॉल्ट का मतलब नहीं समझ रहे। डिफॉल्ट का मतलब ये होना था कि 1000 रुपये लीटर पेट्रोल होना था, 800 किलो आटा होना था, और वो मिलना भी नहीं था। तो मुल्क के अंदर खाना जगी होनी थी, गरीबों ने लोगों के घरों पर हमले करने थे, हर किस्म का कारोबार बंद हो जाना था, बरामदात बंद हो जानी थी, और हो सकता है कि आपके ये टीवी चैनल भी ना चल सकते। तो इन हालात में से अगर मियां शहबाज शरीफ ने और साख डार साहब ने मुल्क को बचाया है तो ये उनको क्रेडिट जाता है, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया और आज मुल्क बेहतरी के जो सिग्नल्स हैं वो आने शुरू हो गए। और इंशाल्लाह ये 2024 जो है और 2025 इसमें इंशाल्लाह मुल्क जबरदस्त रिकवरी करेगा और मुल्क एक दफा फिर एशिया की जो अच्छी मैशियत वाले मुल्क हैं उनमें शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सही। राजा रियाज साहब, एक चीज़ कि 9 अप्रैल 2022 को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हुई PDM तो कुछ कमिटमेंट्स की गई। आप तो खैर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए और आपने एक अपना रोल भी अदा किया, और उसके बाद आप जब हुकूमत ख़त्म हुई तो आपने बाकायदा शमूलियत की, लेकिन उससे पहले शायद कुछ कमिटमेंट्स की PMLN ने, वो ऑनर करने में उनको इतनी मुश्किलात हुई। फिर PMLQ के साथ कमिटमेंट्स वो अब कह रहे हैं कि हम ऑनर करेंगे। IPP के साथ भी शायद उनको जाना पड़ रहा था, लेकिन अब कहा गया है कि IPP के साथ नहीं जाएंगे। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि लग रहा था कि शायद ज़रूरी किया जा रहा है IPP की शमूलियत या अलायंस या सीट एडजस्टमेंट PMLN के साथ। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ IPP की कोई कमिटमेंट नहीं थी। अब आके उन्होंने आपस में मुज़ाकरात शुरू किए हैं। कमिटमेंट नहीं थी, अब मुज़ाकरात शुरू किए हैं और उस पे बहस चल रही है। अब ये अगले चंद रोज में पता चलेगा कि उस बहस के नतीजे में उन्हें कितना हिस्सा मिलता है, वो किस हद तक मुतमिन होते हैं, ये आइंदा चंद रोज तक पता चल जाएगा। लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं हुई, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बाकी PMLQ के साथ तो सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, वो तो है तय हो गया जी, वो होने जा रही है जी बिल्कुल तय हो गया है। अच्छा चलें, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, कुछ सीटें कम तो नहीं हो जाएंगी मुस्लिम लीग नून की? नहीं, कोई नहीं है, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कमिटमेंट मुस्लिम लीग क्यू से थी वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत पूरी कर रही है और इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा राजा साहब, एक चीज, 2 वाकयात हुए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के निशान के हवाले से फैसला आया, तो PMLN की लीडरशिप से ये आवाज़ें दोबारा सुनने को मिली कि जी जो उस वक़्त लाडला था आज भी शायद लाडला है, उसको अभी भी सहूलत कहीं से मिल रही है। आप इस चीज़ से सब्सक्राइब करते हैं, मानते हैं कि है कुछ ऐसा, या ये बस आज़ाद अदलिया है वो फैसले दे रही है अपने? नहीं, मैं नहीं समझता। जो पेशावर के जज साहब हैं उनका फर्स्ट कज़न PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है और वो खुद भी जब जज बनने से पहले वहाँ हाई कोर्ट में थे, जिस पोजीशन पे, वो एक सियासी पोजीशन थी और वो PTI ने उनको दी थी। तो 2 चीज़ें उनको मिली हुई थी। एक तो जब वो जज नहीं थे, जो सियासी पोजीशन उन्हें मिली हुई थी वो PTI की हुकूमत से मिली हुई थी, और एक उनका कज़न जो है वो PTI का कैंडिडेट है। उन्होंने बिल्कुल इमरान खान उनके लिए लाडला है और लाडले वाला सलूक किया है, कानून और मेरिट को नहीं देखा, जो मैं समझता हूँ बहुत सख्त ज्यादती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो साइफर के हवाले से जिसमें बेल उन्होंने मंजूर की, उस बारे में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे उस पर बात तो की जा सकती है, लेकिन उसमें बेल देना सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है
और उन्होंने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल किया है। क्योंकि राजा रियाज साहब, आप उस वक्त, अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में ही बोला कि वो इमरान खान ने साइफर लहरा दिया और साइफर का जिक्र कर दिया, उस वक्त आप उनके साथ थे, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो केस बन रहा है साइफर का, ये बाकायदा नेशनल सीक्रेट एक्ट जो है उसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बाकायदा बनता है इनके खिलाफ जितने भी लोग इसमें हैं बुलाए गए हैं? 100% बनता है। सीक्रेट चीज थी और इन्होंने उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, झूठ बोला, फ्रॉड किया और फिर उसे चोरी कर लिया। ये सारे जुर्म बनते हैं और इन्होंने हलफ उठाया हुआ था, वजीर आजम का जब हलफ उठाया कि मैं जो मुल्क के खुफिया चीज़ें होंगी वो अवाम के सामने नहीं लाऊंगा, उसकी भी इन्होंने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की। तो बिल्कुल ये जुर्म बनता है और उसके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजा रियाज साहब, देर तो बहुत हो गई है इस बात को, लेकिन क्या उस वक्त आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की कि जी इस चीज़ को आप ना लेकर चलें, क्योंकि आप बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन, सियासत को समझने वाले? जब इन्होंने साइफर लड़ाया उस वक्त, मैं आपको एक चीज के आप बता दूं कि अदम एतमाद से 2 साल पहले मैं इमरान खान से नाराज हो गया था, 2 साल पहले, और 1.5 साल बाद जब उन्होंने जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमा दर्ज किया तो मैं, आपने देखा होगा कि उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होता था, उनके साथ हर तारीख पे जाता था। तो मैं उस वक्त, जब इन्होंने साइफर वाला केस किया है, मैं उस वक्त तरीके इंसाफ से फारिग हो चुका हुआ था। सही। अच्छा राजा साहब, मैंने क्या समझाना था? सही, बिल्कुल सही। वैसे नहीं तो थोड़ी जी कोशिश कर लेंदे, मतलब देखें नुकसान तो मुल्क का होया ना, मतलब कि इस किस्म के ਤੁਹਾਡੇ ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं मुल्कों के नाल। नहीं, मेरे उस वक्त तल्लुकात बहुत खराब थे, मैं नहीं समझा सकता। अच्छा चलो, राजा रियाज साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जहांगीर खान तरीन के साथ आप साथ खड़े रहे और उनके साथ ज्यादती हुई, तो अभी क्या जहांगीर खान तरीन साहब अगर कहते हैं राजा साहब देखो PMLN साढ़े नाल ज्यादती कर रही है, साढ़े नाल मामलात नहीं तय कर पा रही, क्योंकि इतलात ये ने कि IPP तो जरा माजरत ही कर ली है मुस्लिम लीग नून ने? नहीं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये तो उनका और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इशू है ना, ये कोई किसी पे पर्चा तो झूठा नहीं हो रहा। तो ये तो सियासी बात है, सियासी बात वो हैंडल करें या मुस्लिम लीग नून की क़यादत हैंडल करें, ये उनकी अपनी मर्जी है। सही। अच्छा राजा साहब, एक चीज़ मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी अब क्लेम कर रही है कि जी जो पहले भी हम बात कर चुके हैं एक दफ़ा कि IPP के साथ पीपल्स पार्टी शायद अलायंस में या सीट एडजस्टमेंट में जाए, क्योंकि वो साउथ पंजाब पे उनका ज़रा जो जोर था वो कम पड़ गया पीपल्स पार्टी का, जहांगीर खान तरीन साहब ने जब IPP बनाई। तो अब अगर वो उनके साथ जाते हैं तो शायद वो थोड़ा सा अपना हिस्सा वापस गेन कर लें सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब साउथ पंजाब की एक बड़ी शख्सियत हैं, उनका जहाज भी उड़ता है, पैसा भी है, रिश्तेदारियां, ताल्लुकदारी। जी बिल्कुल, अगर मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताद ना हुआ तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद उनका हो सकता है, पॉसिबल है, सियासत में हर चीज पॉसिबल होती है, तो ये इसका मुमकिन है कि ये हो सके। सही। अच्छा राजा साहब, बस एक चीज़ मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, आप इतना अरसा इमरान खान के साथ रहे, अभी क्या वो किसी तरह की डील कर लेंगे? और दूसरा, अली गौर साहब कह रहे हैं कि अगर हमें बल्ला ना भी मिला तब भी हम बहुत मुश्किल वक्त देंगे तमाम सियासी जमातों को। देखिए जी, इमरान खान से कोई डील करने के लिए तैयार नहीं, कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई सियासी जमात उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, स्टैब्लिशमेंट उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बहुत खुदगर्ज आदमी है, बहुत मुफाद परस्त आदमी है और वो एक झूठा फ्रॉडिया आदमी है, कोई उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? मैंने जी कि अली गौर साहब ने कहा है कि हमें बेशक बल्ले का निशान अगर नहीं भी मिलता लेकिन फिर भी हम टफ टाइम देंगे। जी, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए, मोस्ट वेलकम, बल्ले के निशान पे आए या किसी निशान पे आए, हम तैयार हैं। हम तो मैदान में अपने कैंडिडेट तो पहले उतारे, अभी तक तो उनके कैंडिडेट ही नहीं उतरे। 1 महीना इलेक्शन में रह गया है, वो तो हल्का नहीं फिर सकते, उनके कैंडिडेट उनको अपने हल्के का ही नहीं पता, और हम इस वक्त कैंपेन मुकम्मल करके बैठे हुए हैं, तो आए मैदान में, हम उनको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, और हमें ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे उस्तादों में से हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का भी, कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का भी। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे शुरू करूंगा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इंतखाबी माहौल दिया जाए तो हम तैयार हैं, यानी कि इलेक्शन से वो भागने नहीं रहे, लेकिन जो हालात हुए हैं, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी उनके काफ़िले पर हमला हुआ और उस हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि इन हालात में हम इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं, जब भी वो निकलने की कोशिश करते हैं। और ये सिलसिला शुरू होता है बाजौड़ में जलसे के ऊपर हमला, फिर हाफिज़ हमदुल्ला साहब के ऊपर हमला, और वो अल्लाह का शुक्र है वो बच गए उसमें। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी निशानदेही की, क्यों बेहतर नहीं हो पा रही अभी तक? ये तो मौलाना साहब वाला वाकया कल का है ना। आज दोपहर को तकरीबन जो है वो 5 लोग शहीद हुए जरसमैन खान में, और जाहिर है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे और उनके ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले 2 दिन पहले मैं खुद आ रहा था, कोयटा से आ रहा था, और जो ही मैं डीआई खान के इलाके में पहुंचा हूँ तो मुझे टेलीफोन पे मैसेज मेरे आया कि जी डीआई खान में फलां चौकी पे हमला हुआ है। अब मेरे साथ बच्चे थे, जिस शख्स के साथ बच्चे होते हैं वो फिर वो इतना मजबूत नहीं रहता, वो कमज़ोर हो जाता है। बहरहाल मैंने बच्चों को नहीं बताया और अल्लाह अल्लाह करके उस इलाके से निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया। ये डेली के वाक़यात हैं और ये मियाँ वाली से आगे ये मामला शुरू हो जाते हैं और फिर योग तक जो है वो इसी तरह के हालात हैं। सिर्फ आज के नहीं हैं बल्कि ये काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें लोग शहीद भी हो रहे हैं और डिस्टर्बेंस उसकी काफ़ी है। इलेक्शन में आदमी एक्सपोज होता है, इलेक्शन में उसके साथ कोई भी मिलने के लिए आ जाता है और आ सकता है बड़ी आसानी से। बाजोड़ का वाक़या आपके सामने है, 80 से 85 लोग शहीद उसमें हुए, 200 के लगभग उसमें जख्मी हुए। हमदुल्ला का वाक़या है, अकबर तरीन का वाक़या, और बहुत सारे बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं। वो माहौल अब पैदा किया नहीं जा रहा हमारे लिए इलेक्शन का। हमारे दोनों हाथ बांध के, एक हाथ भी नहीं बांधा हुआ, दोनों हाथ बांध के और कहा है कि आप इस इलेक्शन की लड़ाई में उतर जाएं, और किसी और पार्टी को ये मसाइल जो है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये दरपेश नहीं है, सिर्फ ये जेयूआई को है। लेकिन सर इतना बड़ा खदशे का इजहार कर देना कि उन्होंने कह दिया कि हम समझते हैं कि शायद अब इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि 2 बड़े सूबे, बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा रकबे के हवाले से, केपी भी हमारा मतलब दिल बड़ा सूबा, और अगर उसमें ये कशीदगी है तो क्या ये उस वजह से कह रहे हैं या एक आम माहौल भी लगता है? देखिए, एक तो ये इसमें सिक्योरिटी रीजंस हैं और दूसरा सिक्योरिटी रीजन के साथ जो है वो अभी तक आपने देखा कि माहौल इलेक्शन का बन नहीं पा रहा शायद। फिर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा हो कि 2 सूबों में हालात खराब हैं, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन आपका कह रहा हो कि 2 सूबों में हालात खराब हैं, जहाँ पे हर रोज हमें एक थ्रेट लेटर पकड़ा दिया जाए। मौलाना को मेरे ख्याल को 12 के लगभग जो है अभी तक थ्रेट लेटर्स जो है ना, वो जब से इलेक्शन ये शुरू हुए हैं। सही, तो ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो खदशात हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। चौई मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया चौई साहब। चौई साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के खदशात में अगर आपने पहले नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इंतखाबी माहौल जो है वो दिया जाए सही मानों में तो हम तैयार हैं, वो इलेक्शन से भागने को बिल्कुल नहीं कह रहे। और उन्होंने कहा कि जो हालात हैं प्राइमरीली सिक्योरिटी रीजंस, उसकी वजह से जो है वो उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाने में दुश्वारी हो रही है, और शायद इन्हीं वजूहात की वजह से, और जिसकी बड़ी वजह ईसी और जिस तरह अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी बताया कि 2 बड़े सूबों में कुछ सूरत हाल कशीदगी की तरफ जा रही है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि उन्हें शायद हम कन्विंस हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, लेकिन मौलाना साहब का ख्याल है कि शायद इन हालात की वजह से इंतखाबात जो हैं वो उनको नहीं होते नज़र आ रहे। तो आपका क्या ख्याल है चौई मंजूर साहब? क्योंकि मुझे याद है 2013 में पीपल्स पार्टी के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। आप लोगों को तो पंजाब में भी बहुत मुश्किलात का सामना था। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। पहले तो आज का जो हमला हुआ है, जो अटैक हुआ है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि 2007 का अगर आप देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमले हो रहे थे।
और बड़े खौफनाक हमले थे, और फिर आखिरकार एक हमले में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सिर्फ 10 दिन इलेक्शन आगे करना चाहते हैं, हम तो एक दिन भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर 10 दिन के लिए, लेकिन 40 दिन इलेक्शन आगे किए गए, जिसमें फिर इलेक्शंस को मैनेज किया गया उन 40 दिनों के अंदर। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वाज़ेह अक्सरियत से जीत रही थी, उसको बिल्कुल हराया गया, हमारी 51 सीटें छीनी। अगर तो इलेक्शन इसलिए आगे करने हैं कि मैनेज नहीं हो पा रहे या चीजें मैनेज नहीं हो पा रहे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कतई तौर पर ये नहीं समझती और ना करने देगी कि इलेक्शन जो भी हालात हैं इलेक्शंस हों, फिर देखते हैं क्या आगे होना है। सही। तो मतलब आपका ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत हाल में इंतखाबात में इल्तवा की हमायत नहीं करेगी? एक तो इल्तवा की हमायत बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन को भी फेयर एंड फ्री नहीं समझ रही। पूरे प्रोसेस को हम समझ रहे हैं कि इसमें बिल्कुल फेयर एंड फ्री नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं। यहाँ पे जो पंजाब के अंदर खास तौर पर जो इंतजामिया का रवैया है, जो बाकी जगहों पर रवैया है, बिल्कुल कतई तौर पर इलेक्शन वाला रवैया ही नहीं है। वो तो इससे तो बुरा रवैया कभी हो मैंने देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। जो यहाँ पे इंतजामिया का अपने मुखालफिन के पर्चे दिए जा रहे हैं, एक जमात को सपोर्ट किया जा रहा है, और तो और हमारे जिला में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है डिप्टी कमिश्नर कसूर, तो वो जो है उन्होंने यहाँ पे आकर अपने प्रेमिसेस दिया एक जमात को, वहां पे टेंट लगवाए गए, वहां पे खाने दिए गए, और फिर वहां से इकट्ठे होकर वो अपने इलेक्शन पेपर्स जमा। चौधरी साहब, अगर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो बता दें किस जमात को ये फैसिलिटेशन हासिल हो रही है? एक ही जमात है, किसको होनी है? नून लीग को। और किस? अच्छा, नून लीग को। सही। हमारे साथ जी नज़ीर लगारी साहब हैं, वो आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार भी कर रहे थे। नज़ीर लगारी साहब, आपने 2 मौक़िफ़ सुन लिए। PMLN जो है वो तो कहते हैं कि जी पूरी तरह हर तरह से फैसिलिटेशन उसको हासिल हो रही है, और वो मामला भी है, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के खदशात, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जमात के ऊपर जो जिस तरह हमले हो रहे हैं, उस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि जायज़ बात कर रहे हैं मौलाना साहब? क्योंकि यकीनन ज़िंदगी है तो इंतखाबात भी हैं, फिर सियासत भी है, सब कुछ है। बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि बहुत अहम सूरत हाल है, और पाकिस्तान की तारीख हमेशा हर दफ़ा एक नाजुक मोड़ पर खड़ी होती है, लेकिन ये एक इंतहाई नाजुक मोड़ है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और मुल्क को इस हालत पर पहुँचाया गया है। और सारा खेल जो है वो हमेशा लाडलू का रहा है। पिछले 50 साल के इंतखाबात में से 70 के इंतखाबात हुए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख हुआ, और उसके बाद 77 के इंतखाबात को जिस तरह मुतनाज़ा बनाकर जिस तरह से मार्शल लगाया गया, यहाँ से खेल शुरू हुआ। फिर ये इस खेल आगे यूं बढ़ता रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को इत्तला नहीं दिया जाएगा, हर बात धांधली की जाएगी, और हर बात धांधली की जाती रही है। सही। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको छुपा दिया जाए। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए एक बहुत मोहतरम सियासतदान है, और पाकिस्तान में हर तरह के लोग जो भी उनके हामी हों, मुखालिफ हों, उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, मगर उनका बहरहाल एहतराम करते हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो उनकी इज्जत करते हैं। मौलाना साहब की जान को किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं होना चाहिए। सही। मगर बात तो यह है कि ख़तरात के होते हुए भी तो आपको खेल में रहना होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़िंदगी में बहुत बड़े हमले के बाद जो कराची में हुआ था, उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई, एक तवील मुलाकात थी, और उसमें उनकी पार्टी के लोग भी थे जो अब पार्टी में नहीं हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी, और अब्बासी थे, अपना सफदर जो उनके साथ नहीं है, पार्टी के साथ नहीं है जी। मुझे बहुत जी उनकी बेगम साहबा भी नहीं है, नाहिद भी नहीं है, और नाहिद ने भी जिस तरह से पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गैर मौजूदगी में और बाद औक़ात मौजूदगी में भी जिस तरह से पार्टी का उनका रवैया रहा है, जिस तरह पार्टी लीडरशिप के साथ उनका रवैया रहा था, वो किसी के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त था। लेकिन लोगों ने
उसको भी झेला और उसके बाद जो है बदतरीन दहशतगर्दी को जो 18 अक्टूबर को हुई थी, आपको याद होगा कि मौलाना अपना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 17 अगस्त की सुबह को आई थी, 17 अक्टूबर की सुबह और 17 अगस्त की सुबह को 7 बजे पहुंची हैं। 4:30 जी ये 18 अक्टूबर की बात कर क्या रहे हैं? फरमाया आपने? 18 अक्टूबर की बात कर रहे हैं ना जी? नहीं, 18 अक्टूबर को वाकया हुआ। जी जी नहीं, 18 अक्टूबर को वाकया हुआ था। मैं 17 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। मैं जी, 17 जी। अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। जी वो जब तशरीफ लाई तो एक दिन पहले तशरीफ लाई थी और उनको 20 घंटे लगे थे 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फासला तय करने में। सही। एयरपोर्ट से स्टार गेट से शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी से 4 मिनट का फासला है कारसाज का। जी, सानिया और कारसाज का, सही। पहुंचे हैं ये पूरे का पूरा। अगर आप जी जब आप सफर करेंगे तो आप गाड़ी से निकलें तो आपको पूरे उस जगह पर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, और मोहतरम बेनजीर भुट्टो को 20 घंटे लगे थे यहां पहुंचने में। सही। और तहद्दे नजर आदमी थे, और उधर जो है घरों से लोग चल रहे थे, और उधर बिल्कुल नजीर लगाई साहब, इसमें तो कोई लोग मौजूद थे, बिल्कुल और बिल्कुल सही। हैदराबाद के दरमियान नो बिल्कुल, और उसके बाद फिर 27 दिसंबर का वाकया भी हो गया। कर रहा हूं, जी मैं जी और अर्ज कर रहा हूं उस वो भी हो गया। 18 अक्टूबर को जब वाकया हुआ रात को 1-1:30 बजे के करीब, और इतनी बड़ी शहादतें हुई हैं, उसके बावजूद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस तरह से गाड़ी से निकलकर बिलावल हाउस पहुंची और फिर बिलावल हाउस में वहां जाकर बैठने गई। फिर उस वक्त जो है अभी सुबह हो रही थी, लोग पूछ रहे थे, इस दौरान में उठी और चल दी लियारी की तरफ, फिर उसके बाद जिन्ना अस्पताल की तरफ लोगों से जाकर उस रात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नहीं सोई थी। एक रात पूरी वो जागती रही थी। जो सही, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल जी, मैं आई वाज आल्सो देयर जी, एयरपोर्ट से लेकर वहां तक। बिल्कुल सही फरमाया, मैं भी उस दिन कराची में था जी। बिल्कुल, उसके बावजूद कि उनकी जान, उस दिन उनसे जब मेरी, और उसके अगले कुछ दिन बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने पूरी तफसील बताई थी कि उनके बाद अटैक कैसे हुआ, किस तरह से हुआ था। उन्होंने ये बताया था कि मेरी जान को खतरा है, ये कहा था कि मुझे स्पेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, ये नहीं कहा था। हम ये देखते हैं कि उसके बावजूद ये वाकया होता है, उन पर हमला होता है पेशावर में, उन पर हमला होता है रास्ते में कई और मकामात पर, बाकायदा मुसल्लह शख्स पकड़ा जाता है। बिल्कुल सही नजीर लगाई साहब, लेकिन इस वक्त एक क्वेश्चन जो है, जो कामरान मुर्जा साहब ने जिस तरफ इशारा किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, कि दो सूबों में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। तो उस सूरत हाल में देखें, अब वो एक इंडिविजुअल के ऊपर जो अटैक है उसकी बात नहीं हो रही, ये एक 2 सूबों की बात हो रही है। मैं क्विकली मैं चाहूंगा कि उस पर बता दें, फिर मैं कामरान मुर्जा साहब से कमेंट जी। जमीर साहब छावनियों पर हमले हो रहे थे, ग्रेजन पर हमले हुए थे, जर्नैल ओहदे के लोग कत्ल हो रहे थे, ब्रिगेडियर ओहदे के लोग कत्ल हो रहे थे। बिल्कुल सही, ठीक। उनकी जान ली गई, बाकायदा अटैक हुए बहुत, और 20 लोग मारे जा रहे थे। रोजाना की बुनियाद पर लोग एक दूसरे से पूछते थे आज का स्कोर क्या है, इस तरह से लोग मारे जा रहे थे। कराची में बदअमनी थी, पूरे सिंध में बदअमनी, सिंध में भी थी, लेकिन पंजाब तो वहां पर आपके उस पर पहुंच चुके थे, मरगला पर पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में इलेक्शन हुए थे। सही, आपकी छावनियां महफूज नहीं। चलें, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया लगारी साहब, आपका पॉइंट आ गया लगारी साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। कामरान मुर्जा साहब, आपने सुन लिया कि सिर्फ JUIF क्यों इतना हीट फील कर रही है इस सारी सूरत हाल की। ये माहौल तो तकरीबन वैसा ही है जिस तरह अभी लगारी साहब ने बताया, और खौफ जो है उसमें आके फिर जी। हाँ, इसमें आपने ये देखा कि टारगेट कौन है इस वक्त तक, जमात टारगेट कौन सी बनी हुई है, जिसके लोग मारे जा रहे हैं, जिनके लोगों पे अटेम्प्ट्स हो रही हैं, वो जमात सिर्फ एक है इस वक्त। तो जहाँ पे आग जलती है वहाँ दूसरी जगह को पता चलता है कि क्या मामला क्या है। किसी और जमात का कोई अभी तक कोई दोस्त जो है उसके ऊपर कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं हुई है, और अल्लाह रहम करे कि ना हो। मगर इस वक्त तक टारगेट हम हैं। जहाँ पे भी हम मूव करते हैं उसके साथ जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक लेटर आ जाता है, जी ये थ्रेट अलर्ट है, आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे मूव नहीं करेंगे। और फिर जब अगर हम इंसिस्ट करते हैं कि हमने मूव करना है
तो साथ पे जो है ना हमारी सरगर्मियां महदूद कर दी जाती हैं। सही। तो या तो ये जाल फिर हमारे लिए बिछाया जा रहा है, ये सारा कुछ जो है वो हमारे लिए किया जा रहा है कि हम मूव ना कर पाए, हम जो है वो कंपेन ना कर पाए। सिर्फ कि एक सूबे की बात नहीं है या एक शहर की बात नहीं है, ये थ्रू आउट 2 प्रोविंसेस की बात है। और प्रोविंसेस में जो है वो तकरीबन जो है 35% एरिया 30% एरिया दोनों प्रोविंसेस का इंतहा है, जिसमें मूवमेंट और ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मौलाना साहब ने अपने खदशात का इजहार किया। बिल्कुल सही, आप मेरे साथ रहिएगा जी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, के बाद हाजिर होंगे तो जरा थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे नजर डालेंगे, जिसमें मोहम्मद जुबैर साहब का क्लेम है कि उनकी इंतहाई अहम तरीन मुलाकातों की वजह से PDM बनी और PMLN को स्पेस मिली, और उसके साथ साथ फिर के मौलाना फजलुर रहमान साहब के यकीनन PDM के सदर रहे और 16 महीने की हुकूमत भी चलाई, और लेकिन PMLN के साथी कोई भी उनके साहबजादे की खुशी में शामिल नहीं थे। जरदारी साहब मौजूद थे, चेयरमैन सेनेट मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों का भी जायज़ा लेंगे और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि अब सीट एडजस्टमेंट की तरफ किस तरह चलेगी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद जुबैर साहब ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा? वाज़ेह रहे कि मोहम्मद जुबैर साहब स्पोक्समैन भी रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के और PMLN के, और एक बड़े इम्पॉर्टेंट आदमी थे, लेकिन अब वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा चौई मंजूर साहब से शुरू करने का। चौई साहब, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मोस्ट पावरफुल मैन से मेरी मुलाकात हुई 7 घंटे की, एक दफ़ा 4 घंटे की, एक दफ़ा 3 घंटे की। फिर मुझे थोड़ा सा रेजोनेट होता है कि वो गेट नंबर 4 और उसकी सियासत, और वो फिर कहते हैं कि जी कोई डील नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जो है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ मांगने गया था, इंसाफ तो मिलना था अदालतों से और अदालतों ने ही दी है, अब उनको अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी उन मुलाकातों के नतीजे में फिर PDM भी बन गई। चलो मंजूर साहब, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इस PDM बनने में सबसे अहम किरदार जरदारी साहब का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और इसी वजह से उनका नाम भी तजवीज़ किया गया कि वो सदर भी बने PDM के, मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो साहब, ये सारी सूरत हाल, क्या पीपल्स पार्टी कोई एक्टिव नहीं होती इस तरह की मामलात में? नहीं, देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने वो सारा PDM तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलायंस बनाया, और उसमें इनकी मुलाकातों का ना हमें पता था, ना कभी कोई जिक्र हुआ है, ना कोई बात हुई है। मुझे नहीं पता अगर वो ये कह रहे हैं कि इनकी जमातों को उन्होंने भेजा है, जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उन्होंने भेजा है, तो हमें इस बात का इल्म नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर बहुत कोशिश की, और फिर अगर वो पावरफुल लोगों ने बनाई थी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने PDM के पहले इजलास में वो तकरीर क्यों की थी उन पावरफुल लोगों या उन पावरफुल क्वार्टर्स के खिलाफ? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बात में इसमें कोई हकीकत है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही बाद में उसमें से निकाल दिया गया या शो कॉज नोटिस दिया गया। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका जवाब तो फिर जुबैर साहब भी दे सकते हैं, मैं क्या उनकी बात का जवाब। लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट चौई मंजूर साहब, मैं वही कर रहा हूँ, हमने MRD बनाई, वहाँ पे तो किसी को हमारे तो वो एक आमर के खिलाफ थी, फिर दूसरी हमने बनाई ARD बनाई, वो दूसरे आमर के खिलाफ थी, फिर उसके बाद हमने ये PDM बनाई, फिर GDA बनाई। तो पीपल्स पार्टी ने बड़े इत्तेहाद बनाए, ये कोई अकेला या अलहदा से इत्तेहाद नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया या उसके लिए अटेम्प्ट किया, या इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपना रोल प्ले किया वो सबके सामने। चौई साहब, इस पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक जमात जो है जो इतना बुरा भला बोल के और उसके बाद फिर दोबारा वहीं पे, तो आपको क्या लगता है कि ये अब टोटली, मतलब उसके इन तमाम सूरत हाल के बाद मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकातों के बावजूद ना मरियम नवाज साहिबा उन दिनों में लंदन जा सकी, जो कि कहा जाता था कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब गए तो मरियम साहिबा भी चली जाएंगी, ना वो वापस आ सके, और अपने भाई की हुकूमत 16 साल की वजीर आजम के होते हुए भी वो वापस नहीं आ सके। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि ये क्या एक नॉर्मल चीज है? क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि आज भी मैं कन्विंस्ड हूं इस बात पे कि फौज का कतई तौर पर किसी हवाले से सियासत से लेना देना नहीं है। नहीं, हम मुकम्मल तौर पर तो ये नहीं कहते कि लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मूव्स होती हैं। मसलन क्या जो बाजवा साहब ने कहा नहीं था कि ये असम्बलियां तोड़ के इमरान खान इलेक्शन करवा देता है, तो सब चुप हो गए। पहले जरदारी साहब बोले, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते।
और फिर साइद की मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो होती है वो उन्हीं के कहने पे होती है या उनकी मानी जाती है, ये ज़रूरी नहीं है। सही, ठीक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की चीज़, ये बातें सामने आई हैं, आपको क्या तासुर क्या मिलता है कि ये अजीब सी बात है? उस वक्त के DG ISPR ने भी आके क्लैरिफाई किया था कि जी इट वाज जस्ट अ फॉर्मल मीटिंग, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी ताल्लुक फ़ौज से रहा है, उनके वाले साहब फ़ौज में थे, और इट वाज जस्ट अ डिनर मीटिंग और उसमें छोटी मोटी कोई बात होगी। लेकिन ये तो बाकायदा बता रहे हैं कि मैं इंसाफ लेने गया और मैंने स्पेस लेके दी। देखिए, एक तो हम पे इल्ज़ाम लगा नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जवाब बनता नहीं है, मगर बज़ाहिर जो है ना, एज ए पोलिटिकल वर्कर जो है, बाजार ये लगता है कि ज़ुबैर साहब कहीं पे नाराज हैं अपनी पार्टी से, और इस तरह से जो है ना वो जो डर्टी लॉन्ड्री है वो आके आम पब्लिक में धो रहे हैं। अगर गए हैं तो अपनी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पे गए होंगे इंसाफ लेने, वहाँ उन्होंने किस लिए जाना? इंसाफ लेने के लिए तो फिर जगह जो है ना वो कहीं और होती है, हमारे पास आ जाते हैं की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, ये इंसाफ लेने का मुझे, आप बाकायदा दावत दे रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब को? नहीं, इंसाफ मैं इस चीज की दावत नहीं दे रहा, इंसाफ के लिए एज ए वकील मैं दावत दे रहा हूं। अच्छा, एज ए वकील, बिल्कुल सही। अदालतों में आ जाते हम इनके लिए कोशिश कर लेते हैं इंसाफ के लिए, मगर ये क्या बात हुई? और फिर इतने अरसे के बाद जब वो इंसाफ लेने गए तब भी बात को छुपा के रखा। जब उसके बाद DG ISPR की जो है ना वो आई स्टेटमेंट आई, उस वक्त भी जो है ना उन्होंने उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया। अब जब उनके कोई मामला जो है ना वो अच्छे बुरे होंगे पार्टी के अंदर, तो वो जो है इस तरह से बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मौका नहीं है, और ना ही जो है ना वो दूसरी पार्टियों को इस तरह से अंडरमाइन करना चाहिए। वैसे तो JUI जो है सबसे पहले जो है वो सड़कों पे थी, बिल्कुल सही, नो डाउट उसमें। कामरान मुर्तज़ा साहब 12 मरतबा ये बता चुके हैं कि एक ही जमात थी जो कि बेसिकली महंगाई मार्च और उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे निकली, और यकीनन बाकी जमातों ने आपका साथ दिया, आकर मिले भी, इस्लामाबाद पहुंचकर आपके डाइस पर भी आए। लेकिन सवाल अब ये होता है कि वो कहते हैं कि PDM भी शायद उन्हीं मुलाकातों का नतीजा था। अब ये एक बात अजीब सी है। इस मामले के शरीक नहीं थे। अब मुमकिन है कि ये आइडिया किसी पार्टी से आया हो, हमसे आया हो, पीपल्स पार्टी से आया हो, किसी और जमात से आया हो, मगर हम तो पहले ही एक मकसद के लिए हम चल रहे थे, और उस मकसद में अगर कोई आके हमारे साथ कोई शरीक होता है तो हम तो उसको खुशामदीद कहेंगे। वो आए थे, अदरवाइज इससे पहले तो वैसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक PMLN की तरफ से इस हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन मेरी नज़र से नहीं गुजरी। माजरत चाहता हूं अगर आई हो तो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, सर इसको ज़रा थोड़ा सा क्विकली ज़रा सम अप करें ना, तो फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौधरी मंजूर साहब से मैंने करना। नहीं, मैं क्या समाप्त करूं? मैं, आप इसको देखें ना, मैं तो एक सहाफत से वाबस्ता हूं, मेरे 45 साल से ऊपर हो गया है, मैं सहाफत में हूं। मैं देख रहा हूं कि एंकर किस तरह से हाँक कर ले जा रहा है उस तरफ को। यह एंकर की उस्तादी है। मैं मीडिया का आदमी हूं, मीडिया के आदमी की तरफ से कह रहा हूं। ये जो कुछ कहलाया कि जैसे कन्फेशन कराने के लिए उनको हाँकते हुए वहां ले आए और फिर आगे सवाल करते, अच्छा फिर PDM बन गई, तो PDM बन गई थी, उसके लिए जनरल बाजवा ने कहा था कि जाओ PDM बनाओ। सही, PDM हमारे सामने बनी है। PDM बनाने के जो भी अवामिल थे हमारे सामने थे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि जनाब चलें PDM बनाएं। सही। और मौलाना पहले इनिशिएट कर रहे थे। मौलाना तो उससे पहले एक बड़ा लंबा तवील कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बहुत बड़ा मार्च कर चुके थे। सही। तो उसके बाद ये बनी है, और ये कि किसी और को क्रेडिट ना, हमें उस वक्त भी परेशानी हुई थी। उस वक्त भी हमें मालूम हुआ था कि जनाब जब पूनम बनाई गई थी तो कहा था कि अली कुली खान ने बनाई है। भाई अजमल खटक उसमें, अताउल्लाह मेंगल उसमें, रसूआ पलीजो उसमें, कादर बख्शी उसमें, बड़े बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान उसमें, सारे के सारे जो हैं वो अली कुली खान के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए थे, जनाब आइए जनरल साहब आप हमारे लिए एक पूनम बना दीजिए। ये तो नहीं होता है यार, तारीख में लोगों को मस्त करने का ये हमारे यहाँ। मैं जो एंकर थे, मैंने नहीं देखा है, ये प्रोग्राम नहीं देखा है। मैंने आपके इस प्रोग्राम में आवाज सुनी है, मुझे नहीं मालूम है कि एंकर कौन है, जो कौन इस तरह से बात कर रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं है। सही। तो विजुअल भी मुझे नजर नहीं आ रहे आपके, तो मैं सुन नहीं चुका था। मेरा अपना ख्याल ये है कि हाँक कर इस तरफ ले गए और उनको साथ लेते हुए, मेरा ख्याल है उसके कैरियर के साथ भी ज्यादती हुई है। जो कुछ भी हुआ है, जुबैर साहब ने अपनी एक इज्जत बनाई थी, एक उनका एहतराम बना था सियासत के अंदर, लेकिन अब उनको जो है अब इस तरह से उसका वो बन रहा है, यानी
सही। जिस तरह से अब बन रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। चौधरी मंजूर साहब, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि PMLN के इतने इजलास और हज़ारों लोगों से उनके इंटरव्यूज़ और टिकट बड़ा उनके लिए मसला बना हुआ है। पीपल्स पार्टी में कोई इस किस्म की मतलब कोई हलचल नहीं नज़र आ रही कि कोई इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, कोई टिकट्स के लिए कोई पता लग रहा हो कि जनाब वो इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं। तो क्या आप लोग मतलब की तरफ कोई रुझान नहीं है या पहले से मामला डिसाइड हुए हैं आप लोग, यू आर वेल प्रिपेयर्ड ऑलरेडी? नहीं, हमने बोर्ड्स कर लिए हैं। बोर्ड इस तरह से होते हैं, बोर्ड होते हैं 2-4 दिन में सारा होमवर्क मुकम्मल होता है। 2-3 नाम होते हैं उसमें जो टॉप प्रायोरिटी के होते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं। और ये तो कॉन्शियसली जैसे कोई लिंगर ऑन किया जा रहा है सारे इलेक्शन प्रोसेस कोई या उन्हें पता है कि इलेक्शन डिले होने हैं या क्या है या क्या नहीं, इस तरह से तो नहीं होता। अच्छा, बोर्ड हमारा सिंध का बोर्ड अलहदा हुआ है, पंजाब का अलहदा हुआ है, KP का अलहदा हुआ है। अच्छा, लेकिन उसका मतलब कोई इस तरह हमें पता ही नहीं लगा ना। बिलावल साहब ने कोई प्रेस टॉक्स की और इस तरह कोई खिताब किए जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे अपनी बोर्ड मीटिंग्स में? रोज आपने इंटरव्यूज करने तो रोज को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज को खिताब नहीं करने। नहीं, सही, बिल्कुल। चौधरी साहब, क्विकली एक चीज और मुझे बता दें कि IPP के साथ शायद अब माजरत कर ली है PMLN ने, तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का एक चार्म है, एक वो बड़ी सियासत बड़े मंझे हुए अंदाज में लेकर चलते हैं। क्या पंजाब में IPP वालों के साथ कोई बात राब्ते हो सकते हैं? क्योंकि साउथ पंजाब में शायद जहांगीर खान तरीन की IPP बनने के बाद कुछ थोड़ा सा शायद मामला आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो, तो क्या कोई सीट एडजस्टमेंट या वैसे ही कोई अलायंस वगैरह? ऐसे तो सारी रिवर्सल नहीं शुरू होगी जो बड़ी उन्होंने बातें की थी नून लीग ने, उसकी सारी की रिवर्सल किधर गई है? MKM के साथ अलायंस भी खटाई में, IPP के साथ भी खटाई में, खुद मौलाना साहब के साथ खटाई में, खुद उनके जो है बाप पार्टी उनके साथ, बाकी पार्टियों के साथ। तो वो जो हाइप क्रिएट हुई थी वो तो रिवर्स हो गई है। मैं ये तो नहीं कहता कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू होगी, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल रिवर्सल स्टार्ट होगी है। वो कहाँ तक जाती है, बाकी लोगों के पास क्या है, क्योंकि इसके लिए 2 चीजें चाहिए होती है जी। एक तो पॉलिटिकल बिल चाहिए होती है इसका आपको मुस्तकबिल के लिए, और दूसरा उसके लिए हौसला हिम्मत भी चाहिए होती है। कुछ देना होता है ना, आपने छोड़ना होता है। बिल्कुल तो सही। अगर आप वो देने के लिए कुछ तैयार ही ना हो, हर चीज अपने घर में रखने के लिए तैयार हो, तो ना अलायंसेस चलते हैं, ना इलेक्शन अलायंसेस होते हैं, ना कोई चीजें आगे। चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पहली मंशूर कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें जब मंशूर कमेटी बनाई तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहला टास्क आपका यह है कि मेरे ऊपर से लाडले की छाप उतारी जाए। आपने आज भी कह दिया कि एक पार्टी को इतनी फैसिलिटेशन मिल रही है, तो वो फिर अब ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि जी पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आता है बल्ले का निशान वापस करने के लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला साइफर केस में बेल मिलने के लिए, तो अब वो उनको फिर दोबारा लाडला कहा जा रहा है। तो एक्चुअली आपको क्या लगता है, आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ आवाम की तरफ देखते हैं, लेकिन है क्या सूरत हाल? आपको लगता है कि ये दोनों लाडले अभी भी एक, क्योंकि एक दूसरे को कह रहे हैं? जमीर साहब, लड़ाई तो असल में अनोखा लाडला बनने की है ना। लाडले तो दोनों ही है सिस्टम के। सही, वो है सही, जारी सही चौधरी साहब, बिल्कुल। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूँगा कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे के साहबजादे के वलीमे पे PMLN की शख्सियत हमें कोई नज़र नहीं आई। माजरत चाहता हूँ अगर कोई हो और हमसे गलती हो रही हो, लेकिन कोई बड़ी शख्सियत नज़र नहीं आई। जरदारी साहब थे, चेयरमैन सेनेट थे। मुझे भी नजर नहीं आई। अच्छा। मैं भी देखता रहा कि कोई ऐसा काबिल जिक्र हो। और मैं एक गिला और भी ऐड कर देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब जख्मी हुआ था तो भी वहाँ पे बिलावल तो गए थे, मगर नून के दोस्त कोई भी शायद मुझे नजर नहीं आया कि उनके लिए इयादत के लिए गए हों। तो ये रखाव की बातें होती हैं, यकीनन जो है ना लोग याद भी रखते हैं और जहन में रखते हैं आपको। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान साहब का दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है वो इन चीज़ों को बुरा ना माने। नज़ीर लगाई साहब, क्विकली 30 सेकंड्स में, ये क्या तर्ज सियासत है? ठीक है, इंतखाबात का माहौल है, लेकिन ये तो नहीं होता कि आप मतलब खुशी गमी में ना जाएं। मुझे याद है जरा इस्माइल खान में एक वाकया हुआ था मौलाना पर, ये पिछले साल की बात है। पिछले साल में शायद ये 9 मई से पहले या बाद की बात है, मुझे सही तौर पर याद नहीं है, लेकिन ये मुझे याद है कि मेरे साथ एक मुलाकात तय थी इस्लामाबाद में।
बिलावल साहब से होनी थी मुलाकात, लेकिन उस दिन मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि वो चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब पर कोई ऐसा वाकया हुआ है, मौलाना साहब पर कोई अटैक हुआ है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे वहाँ जाना है, आई एम सॉरी हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। और वो गए थे, जाकर वहाँ पर मौलाना साहब से मुलाकात की थी। तो ये हमारे रिवायात होती हैं, हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। हमारे सियासी नजरियात एक दूसरे से मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन हम समाजी तौर पर एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं। और PMLN को ये भी सीखना है। और जो आप इजलास कह रहे हैं वो इजलास इसलिए हो रहे हैं कि एक अनार है और 100 बीमार हैं, और एक अनार 100 बीमार, एक अनार, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।